गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर रमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइडलाइंस फॉर बैंक्स व्हाइल ओपनिंग द अकाउंट्स। कि बैंक को क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, क्या स्पेशल केयर ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो किन किन के अकाउंट आप ओपन कर सकते हो और क्या खास बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है आपका कि जब भी आप कोई ट्रस्ट का अकाउंट ओपन करते हो या किसी कंपनी का या किसी फर्म का आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उस टाइम आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। देन वो अकाउंट्स जो प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज होते हैं वो मेंटेन करते हैं। इंटरमीडियरीज जो आपका अकाउंट मेंटेन करते हैं उस टाइम कितना ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्टॉक ब्रोकर ने आपका अकाउंट मेंटेन कर रखा है, म्यूचुअल फंड वालों ने आपका अकाउंट मेंटेन कर रखा है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल सीए होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो भी अकाउंट मेंटेन करते हैं अपने कस्टमर का। तो उस टाइम बैंक को क्या ध्यान रखना चाहिए। देन वो फॉरेन के वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन जो फॉरेन के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हैं और इंडिया के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उस टाइम बैंक को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि सबसे पहले बात करते हैं ट्रस्ट और कह लो नॉमिनी या फिड्यूशियरी अकाउंट। तो देखिए, जब भी कोई ट्रस्ट बनता है, जैसे रिलायंस का ट्रस्ट है, बाबा रामदेव ने ट्रस्ट खोल रखा है, तो ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट का बैंक में एक अकाउंट ओपन होता है। तो जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है वो ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो ट्रस्टी उस अकाउंट को मेंटेन करता है किनके लिए, जिन्होंने वो ट्रस्ट बनाया है उनके लिए। और नॉमिनी अकाउंट क्या होता है। नॉमिनी अकाउंट, देखिए कई बार क्या होता है, जो भी आपकी सिक्योरिटीज वगैरह होती है जो आप मार्केट में खरीदते या बेचते हो, तो ये सिक्योरिटीज जो है, ये जो आपका ब्रोकर है वो अपने अकाउंट से अपने पास उन सिक्योरिटीज को रखता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनी अकाउंट। तो नॉमिनी अकाउंट क्या है, स्टॉक ब्रोकर जो होता है, स्टॉक ब्रोकर का जो अकाउंट होता है वो नॉमिनी अकाउंट होता है। उसमें सिक्योरिटीज आपकी होती हैं, आपके नाम से वो सिक्योरिटीज अकाउंट आपके नाम से खुलता है, बट उसको मेंटेन ब्रोकर कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनी अकाउंट। तो शेयर होल्डर जो है, सिक्योरिटीज जो है वो कौन बेच रहा है, ब्रोकर उसको बेच रहा है, स्टॉक ब्रोकर। और स्टॉक ब्रोकर जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है, तो उन सब की जो सिक्योरिटीज है उनको एक अकाउंट में रखता है, वो अकाउंट कहलाता है नॉमिनी अकाउंट। तो रियल ओनर आप हो बट लीगल ओनर उसका ब्रोकर है। देन देर इज फिड्यूशियरी अकाउंट। व्हाट इज फिड्यूशियरी अकाउंट। देखिए, बैंक अकाउंट जो है वो ओन्ड किसी और के द्वारा होता है। ऐसा बैंक अकाउंट जिसका मालिक कोई और है बट मैनेज किसी और के द्वारा किया जा रहा है। वो जैसे ट्रस्ट को संभालने के लिए कोई अकाउंट आपने बना रखा है, उसको कोई और संभाल रहा है, या फिर आपने एस्क्रो अकाउंट बना दिया। एस्क्रो अकाउंट मतलब कि दो पार्टीज के बीच में कोई डीलिंग हो रही है, ए या बी के बीच में, तो बीच में जो है एक थर्ड पार्टी आ जाती है, सी, वो इन दोनों के बीच में डीलिंग करवाती है। दैट इज कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। ए ने जो पेमेंट देनी है वो सी को देगा, सी फिर बी को दे देगा, और बी ने जो प्रॉपर्टी देनी है वो पहले सी के पास आएगी, फिर वो ए के पास आएगी। दैट इज कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। तो इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं वो कोई और संभाल रहा होता है, ये विश्वास के ऊपर इस तरह के अकाउंट बनते हैं। तो इन तीनों अकाउंट्स के अंदर बैंक को क्या देखना चाहिए कि जब भी अगर कोई ट्रस्ट अकाउंट खुला है या कोई नॉमिनी अकाउंट खुला है शेयर ब्रोकर की तरफ से, तो बैंक को ये पता करना चाहिए कि कहीं ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि ये जो अकाउंट खोले गए हैं ये कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को बचाने के लिए, कि रियल इनका ओनर कौन है उनका नाम बचाने के लिए बनाए गए हों। कि ट्रस्टी, मान लो ट्रस्टी मेंटेन कर रहा है अकाउंट को, तो ट्रस्टी तो ठीक है, हमने ट्रस्टी की तो आइडेंटिफिकेशन कर ली, बट ये ट्रस्टी किसके लिए काम कर रहा है। तो पीछे जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है, जो ट्रस्ट के मालिक हैं, जो ट्रस्ट के फाउंडर हैं, जो सोलिसिटर हैं, उनकी भी पूरी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन करनी चाहिए बैंक को। सो दैट इज द मेन कंसेप्ट। तो जब भी इस तरह का कोई अकाउंट जिसे कोई और मेंटेन कर रहा हो, जैसे फिड्यूशियरी अकाउंट है या स्टॉक ब्रोकर जिसको मेंटेन कर रहा है जिस अकाउंट को,
तो ऐसे अकाउंट के लिए बैंक को हमेशा पूरा सावधान रहना चाहिए कि जो कस्टमर है वो किसी और के बिहाफ पे अपना अकाउंट मेंटेन करवा रहा है एज ए इंटरमीडियरी, तो बैंक जो है उसको पूरा सेटिस्फेक्शन लेना चाहिए कि जो जिनके नाम पे अकाउंट है उनकी वेरिफिकेशन भी करनी चाहिए, और जो अकाउंट को चला रहे हैं उनकी भी पूरी वेरिफिकेशन बैंक को करनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड डबल वेरिफिकेशन। तो बैंक जो है उसको बहुत सावधान रहना चाहिए कि, और आइडेंटिटी जो है वेरीफाई करनी चाहिए ट्रस्टीज हैं उनकी, और जो ट्रस्टी किसके लिए काम कर रहा है, जो ट्रस्ट के फाउंडर हैं, ट्रस्ट के जो मैनेजर हैं, ट्रस्ट के जो गारंटर हैं, बेनिफिशियरीज हैं, वो सारी पार्टियां जो ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, जिन्होंने ट्रस्ट को बनाया है, उन सबके भी वेरिफिकेशन करनी चाहिए। तो इन द कंक्लूजन वी कैन से कि जब भी बैंक के पास कोई ऐसा अकाउंट आता है जिसको कोई और मेंटेन कर रहा है बट उसका रियल ओनर कोई और है, तो बैंक को ना केवल उस अकाउंट मेंटेन करने वाले को, बल्कि जिसका वो अकाउंट है उसकी भी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, वेरीफाई करने चाहिए, तभी उसका अकाउंट खोलना चाहिए कि इस ट्रस्ट का मालिक कौन है, इस ट्रस्ट की एक्टिविटीज क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, ये ट्रस्ट क्या काम कर रहा है, इस ट्रस्ट के फाउंडर कौन है, कौन अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है। तो इन सब बातों का बैंक को ध्यान रखना चाहिए। और इंटरमीडियरी भी कौन है, इंटरमीडियरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट। सेकंड आपकी बात आती है कंपनी और फर्म्स की, कि जब भी किसी कंपनी या किसी फर्म का अकाउंट खोला जाता है बैंक के अंदर, तो बैंक को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी होती है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसमें कि कंपनी अलग है और कंपनी के मालिक अलग होते हैं। तो और फर्म का भी अगर अकाउंट खुलता है तो फर्म का अकाउंट अलग है और फर्म के जो पार्टनर हैं वो अलग हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या प्रमोटर हैं, उन्होंने बचने के लिए कंपनी बना ली हो और कंपनी का अकाउंट खोल दिया और पीछे से खुद गड़बड़ कर रहे हो। इसी तरह फर्म के अंदर जो है वो पार्टनर्स जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हो और फर्म को आगे कर दिया है इन्होंने। तो इस टाइम बैंक को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी और फर्म के रिगार्डिंग जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बैंक को लेनी चाहिए कि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है। कंपनी के जो, अगर कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का प्लेस क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है। इसके अलावा कंपनी को देखना चाहिए कि, बैंक को देखना चाहिए कि कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है या नहीं, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी देखना चाहिए, और पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है, वो जो मैनेजर है, वो जो एम्प्लॉयज हैं उसके पास अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उन सब के उसको एड्रेस लेने चाहिए। इसके अलावा कंपनी का पैन नंबर, तो ये भी देखना चाहिए। बैंक को ये भी देखना चाहिए कि एंटिटी का कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, और सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से आएंगे, और अल्टीमेटली कंपनी को कौन चला रहा है, हु आर द पीपल हु आर हैविंग द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी, मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन है। तो ये सारी बातें जो हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको देखना चाहिए। बैंक को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि कंपनी को अल्टीमेटली चला तो कोई लोग ही रहे हैं, वो लोग कौन हैं, हु आर दोज नेचुरल पर्सन्स जो कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी के सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या हैं, कंपनी कहाँ से आ रही है, कंपनी का कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर रिस्क की बात करें तो अगर पब्लिक कंपनी है तो रिस्क कम होता है क्योंकि उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, बट जो प्राइवेट कंपनी है उस केस में बैंक को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी आदमी ने अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए प्राइवेट कंपनी बना दी हो, जैसे सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में हमने देखा था। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आपने कंपनी बना दी तो आपकी लाइबिलिटी कंपनी से अलग हो जाती है, कंपनी विल बी लाइबल, यू विल नॉट बी लाइबल। तो प्राइवेट कंपनी के केस में और पब्लिक कंपनी के केस में भी बैंक को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और देखना चाहिए कि कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, हु आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, कौन इसको अल्टीमेटली चला रहा है। तो इन सब बातों का बैंक को ध्यान रखना चाहिए। देन थर्ड जो आपकी गाइडलाइन है वो है प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज के लिए। जो प्रोफेशनल, बीच में जो इंटरमीडियरी का मतलब होता है जो बीच में ब्रोकर होते हैं, जो बीच में लॉयर, सीए
सीए हो गया आपका, लॉयर्स हो गए, प्रोफेशनल लॉयर जिसको हम कहते हैं, कमर्शियल लॉयर। इसके बाद आपके इंटरमीडियरीज हो गए जिसको हम ब्रोकर या सब ब्रोकर बोलते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये अपना जो अकाउंट है वो अपने क्लाइंट के अकाउंट के नाम पे चलते हैं। इनके जो क्लाइंट होते हैं, इनके जो कस्टमर होते हैं, उनका अकाउंट ये लोग मेंटेन करते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई अकाउंट आता है जिसको प्रोफेशनल इंटरमीडियरी मेंटेन कर रहा है बट अल्टीमेटली ओनर इसका कोई और है, तो बैंक को अगर ये कुछ उसको कारण लग रहा हो कि जो क्लाइंट अकाउंट ओपन किया है प्रोफेशनल इंटरमीडियरी में वो कोई सिंगल क्लाइंट है, मान लो ए क्या है, एक ब्रोकर है, तो ए ने बी के नाम पे एक अकाउंट चला रखा है, बी का वो अकाउंट है और उसको मेंटेन कौन कर रहा है, ए। तो ए के डॉक्यूमेंट्स भी चेक होने चाहिए और बी के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे वेरीफाई करने चाहिए। कई बार ये भी होता है कि जो इंटरमीडियरी होता है वो कई सारे लोगों के अकाउंट जो हैं वो अपने एक सिंगल नाम से चला लेता है, इन सब के अकाउंट को मेंटेन कर रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड के केस में होता है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और किसी कंपनी को दे देते हैं, किसी इंटरमीडियरी को चलाने के लिए देते हैं। तो उस केस के अंदर बैंक को जो इंटरमीडियरी है, जो बीच का दलाल है, जो अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, उसको बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि इसके पीछे जो है कौन कौन इसको मैनेज कर रहा है और इसको कौन चला रहा है। अगर आप बात करो ये जो लॉयर्स होते हैं, तो लॉयर्स जो होते हैं वो अपने क्लाइंट के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। इनका जो क्लाइंट होता है, इनका जो कस्टमर होता है, उसका जो अकाउंट होता है उसको लॉयर चलाता है। तो लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन बैंक को दे। पहले ऐसा अलाउड नहीं था, क्योंकि लॉयर क्या करता था, लॉयर कहता था कि मुझे अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, बट फिर आरबीआई ने लॉयर्स को बोला कि आप अगर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो लॉयर्स हो गए, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, स्टॉक ब्रोकर हो गए, तो इन्होंने अगर कोई अकाउंट खोला है, डिपॉजिट अकाउंट या इनके शेयर्स को मेंटेन करने के लिए कोई अकाउंट खोला है, तो इनको भी पूरी इंफॉर्मेशन बैंक को लेनी चाहिए, ना केवल इंटरमीडियरीज की बल्कि अल्टीमेटली जो जिसके अकाउंट को ये मेंटेन कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी बैंक को देनी पड़ेगी। और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज जो है वो कंपनी भी हो सकती हैं। कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती है, जैसे शेर खान है। शेर खान एक कंपनी है जो स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती है। एंजल ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकर्स, ये भी एक कंपनी है। तो क्या ये कंपनी रेगुलेटेड है और ये पूरा इन्होंने सिस्टम लगा रखा है, केवाईसी कंप्लायंस करते हैं या नहीं करते, नो योर कस्टमर को इन्होंने फॉलो कर रखा है या नहीं कर रहा, या किसी भी कस्टमर का अकाउंट खोल रहा है अपने साथ। तो ये जो इंटरमीडियरीज हैं इनके ऊपर भी पूरी नजर रखनी चाहिए कि ये लोग किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और क्या ये खुद रेगुलेटेड है या नहीं, सेबी इनको रेगुलेट कर रहा है, और इसके अलावा ये लोग खुद भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो बैंक की रहती है कि बैंक जो है वो बैंक ने उस टाइम सावधानी रखी या नहीं रखी अकाउंट खोलते टाइम। तो जब भी किसी प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज का जो दूसरे जो अपने क्लाइंट होते हैं उनका अकाउंट मेंटेन करता है, तो उस टाइम बैंक को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और देखना चाहिए कि इंटरमीडियरीज जो है वो पूरे ढंग से काम कर रहा है और अपनी आइडेंटिटी और अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी भी बैंक को दे रहे हैं। देन बात आती है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस की। जो बाहर के जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं, बाहर के कुछ ऐसे पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन जो विदेशों में जिनकी अच्छी शख्सियत रही है, अच्छी पर्सनैलिटी रही है। तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कौन होते हैं? वो इंडिविजुअल्स जो इंडिया से बाहर के हैं और उनकी अच्छी खासी एक इमेज होती है फॉरेन के अंदर, उनकी अच्छी खासी एक पोस्ट होती है फॉरेन के अंदर। वो फॉरेन की किसी सेंटर या किसी स्टेट के अंदर मिनिस्टर होते हैं या फिर एक अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हो सकता है कोई भी, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, वो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है, वो आर्मी के अंदर कोई बड़ा ऑफिसर हो सकता है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, या किसी कंपनी का कोई सीनियर, किसी कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव हो गया। तो ये सब जो लोग होते हैं जो अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हैं फॉरेन के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट की पोस्ट के ऊपर हो या फिर पॉलिटिशियन हो या फिर वो जुडिशियल या आर्मी के अंदर अच्छी पोस्ट पे हो,
या किसी कंपनी के अंदर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। तो इस तरह के लोग जब आपके अकाउंट खुलवाते हैं किसी इंडियन बैंक के अंदर, तो उस इंडियन बैंक को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि ये आदमी कौन है, ये आदमी कहाँ से आया है, इसकी जो सोर्सेज ऑफ फंड है वो कितने हैं, कहाँ से इसको इनकम हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आदमी जो है वो करोड़ों रुपए आपसे आपके बैंक में डाल रहा है और फॉरेन में उसने कोई करप्शन कर रखा हो या कोई गलत काम करके आया हो फॉरेन में। तो बैंक को इस तरह के इंडिविजुअल का खाता खोलते टाइम, अकाउंट खोलते टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करनी चाहिए कि ये आदमी कौन है, इसकी इनकम का सोर्स क्या रहा है, इसने फॉरेन के अंदर कोई करप्शन तो नहीं किया, इसका रिकॉर्ड कैसा है, पब्लिक इमेज कैसी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी उसका खाता खोलना चाहिए बैंक को। फिर बात आती है कि नॉन फेस टू फेस कस्टमर जो है उनका अकाउंट खोलते टाइम बैंक को कितना ध्यान रखना चाहिए। आजकल अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी के कारण बैंक जो है आपको बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। आप जो है ऑनलाइन अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। तो ऑनलाइन अकाउंट जब आप खुलवाते हो तो आपको बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बैंक ऑनलाइन ही आपकी जो है वेरिफिकेशन कर देता है, नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, कि आप जो है बैंक को डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, बैंक ऑनलाइन उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेगा और फिर आपको अकाउंट खोल देगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन फेस टू फेस कस्टमर, जो कभी बैंक में नहीं गए और जो ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करते हुए अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक जो है वो इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे येस बैंक है, वो 811 की फैसिलिटी देता है कि आप 811 पे कॉल कीजिए और आपको अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका आधे घंटे में। एक्सिस बैंक है, आपका आईसीआईसीआई बैंक है, ये बैंक्स जो हैं आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन की फैसिलिटी देते हैं। तो इस टाइम बैंक को और ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपने कभी कस्टमर को देखा नहीं है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी सर्टिफिकेशन चेक कर लेनी चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा कोई टेलीफोन के ऊपर या अपने इंटरनेट के ऊपर अकाउंट किसी कस्टमर का खोला है, तो जो आप यूजुअल जो आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर होता है, यूजुअली जो आप डॉक्यूमेंट चेक करते हो, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कुछ आपको लेने चाहिए। चाहे आप वीडियो कॉलिंग कर लो, चाहे आप उससे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मंगवा लो। तो जब भी आप इस तरह का कोई कस्टमर का अकाउंट खोलते हो जिसको आपने देखा भी नहीं है, तो वहाँ पे बैंक को थोड़ा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी जो है उसको हम वेरीफाई कर सकें। तो इस केस के अंदर बैंक ये भी कर सकता है कि जो फर्स्ट पेमेंट होगी उस बैंक के अंदर, मान लो एक कोई कस्टमर है ए, उसने मान लो आईसीआईसीआई बैंक में अपना नॉन फेस टू फेस खाता खुलवाया है। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन चेक करेगा और फिर उस कस्टमर को ये बोलेगा कि पहले जो पेमेंट करोगे आप, वो अपना जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां से करवा दो पहली पेमेंट। तो ए का मान लो एसबीआई के अंदर पहले अकाउंट है, तो एसबीआई से जब पहली पेमेंट हो जाएगी तो आईसीआईसीआई जो है वो एसबीआई से भी कुछ हेल्प ले सकता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगने में, क्योंकि एसबीआई ने केवाईसी पूरी फॉलो की होगी। तो पहली पेमेंट जब आप किसी ऐसे बैंक से करवाते हो जहाँ पे आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो आईसीआईसीआई बैंक को काफ़ी हेल्प मिलेगी, वो एसबीआई की हेल्प लेते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स वहां से भी वेरीफाई कर लेगा। और अगर कोई फॉरेन का कस्टमर आपसे इस तरह नॉन फेस टू फेस अकाउंट खुलवा रहा है, कोई फॉरेन का कस्टमर है, तो उस केस में तो बैंक को और ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन के अंदर जो है उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने जो होंगे उस टाइम आपको किसी थर्ड पार्टी की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, और उस थर्ड पार्टी की कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसकी कितनी वैलिडिटी है, ये भी हमें चेक करना चाहिए कि थर्ड पार्टी जो है वो केवाईसी रेगुलेशन को मानती है, उसको फॉलो भी करती है, और जिस पार्टी के बेस पे आपने फॉरेन के कस्टमर के अकाउंट को वैलिड करना है, वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी जो है वो केवाईसी रूल्स को पूरा फॉलो करती है, और इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी बैंक को। देन आपका लास्ट जो अकाउंट है दैट इज कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग, कि बैंक जब एक कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग का सहारा लेता है तो बैंक को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग क्या होती है? देखिए कई बार क्या होता है कि मान लो एचडीएफसी बैंक है, तो इस बैंक को फॉरेन में किसी बैंक के अंदर पैसे डलवाने हैं, तो मान लो बैंक ऑफ अमेरिका है,
अब HDFC के पास कोई कस्टमर आया है, कस्टमर ए, तो ए ने अपना जो सन है, ए का सन जो है वो अमेरिका में रहता है, तो उसको $10,000 सेंड करने हैं और वो उसका अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में है। तो अब ए जो है HDFC बैंक में अकाउंट है ए का, तो ए जो है HDFC के पास जाता है कि $10,000 आप बैंक ऑफ अमेरिका में ट्रांसफर कर दीजिए। तो HDFC जो है, HDFC की कोई ब्रांच अमेरिका में नहीं है, तो बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर HDFC डायरेक्टली पैसे नहीं भेज सकता। तो HDFC बैंक क्या करेगा, बीच में एक ऐसे बैंक को लेगा जो बैंक ऑफ अमेरिका के साथ डील करता है। तो दैट पर्टिकुलर बैंक, जैसे मॉर्गन बैंक हो गया, मॉर्गन बैंक, तो मॉर्गन बैंक को HDFC पैसे भेजेगा, मॉर्गन बैंक आगे बैंक ऑफ अमेरिका को पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो बीच का बैंक है, दैट इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डेंट बैंक, जो क्या करता है, सर्विसेज देता है उन बैंक्स को जहां पे उन बैंक्स की ब्रांच नहीं है। तो HDFC की ब्रांच जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर कोने में हो, कुछ देशों में HDFC की ब्रांच नहीं है, तो जिस बैंक की ब्रांच नहीं होती उस बैंक की हेल्प करने के लिए एक ऐसा बैंक बीच में आता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उस बैंक को। तो दैट बैंक इज नोन एज कोरस्पॉन्डेंट बैंक। तो अब कोरस्पॉन्डेंट बैंक जो होता है वो क्या क्या काम कर सकता है, तो कोरस्पॉन्डेंट बैंक जो आपका है, चाहे आपको चेक क्लियर करवाना हो, चाहे आपको ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो, चाहे आपको इंटरनेशनल वायर पेमेंट करनी हो, तो चाहे आपका कोई DD डिमांड ड्राफ्ट हो, तो किसी भी तरह की फैसिलिटी अगर आपको लेनी हो तो वो बैंक आपको फैसिलिटी दे देगा। तो HDFC बैंक को अगर मान लो कोई चेक क्लियर करवाना है तो वो इस बैंक को देगा, मॉर्गन बैंक को, और मॉर्गन बैंक आगे जिस भी बैंक का वो होगा वो उसको क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे क्या सावधानी रखनी चाहिए कि HDFC बैंक को या इंडियन बैंक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस बैंक के थ्रू वो सर्विसेज ले रहा है, क्या वो बैंक रेगुलेटेड है या नहीं, KYC नॉर्म्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज हैं उनको रोकने के लिए जो रिकमेंडेशंस आई हैं, क्या उनको फॉलो करता है या नहीं करता। तो ये जो पर्टिकुलर बैंक जो आपको सर्विस दे रहा है, बीच में जो आपको सर्विस देता है, इस बैंक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बैंक को, इंडियन बैंक को, कि ये जो कोरस्पॉन्डेंट बैंक है ये कितना रेगुलेटेड है, कितने रूल्स को फॉलो करता है, और तब जाकर के थोड़ा सा बैंक को सर्टेनिटी आती है कि मैं जिस बैंक के थ्रू डील कर रहा हूँ वो बैंक भी जो है रेगुलेटेड बैंक है, वो KYC नॉर्म्स को फॉलो करता है, वो कस्टमर के लिए पूरा ध्यान रखता है और कहीं फ्रॉड ना हो जाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म एक्टिविटी तो नहीं हो रही उस बैंक के थ्रू। तो अगर वो बैंक सही बैंक है तब उस इंडियन बैंक को उस बैंक के थ्रू अपना डील करना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा बैंक है जो KYC नॉर्म्स को और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स को और टेररिज्म को रोकने के लिए अगर वो नहीं कर रहा तो उस पर्टिकुलर बैंक को फॉलो नहीं करना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स वेयर बैंक हैज टू बी वेरी विजिलेंट, और बैंक को इस तरह के खाते खोलते टाइम, इस तरह के अकाउंट खोलते टाइम, कंपनी का खाता, फर्म का खाता, इसके अलावा प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज हैं, ट्रस्ट का अकाउंट है, चाहे आपका पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का अकाउंट है, नॉन फेस टू फेस पर्सन का अकाउंट है, तो इनमें बैंक को काफी विजिलेंट रहना होता है और कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रिकॉशंस और एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन इस अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, कौन कंपनी को चला रहा है, फर्म के अंदर पार्टनर कौन है, उनका एड्रेस क्या है। और ऑनलाइन अगर आप चेक कर रहे हो, ऑनलाइन किसी का अकाउंट खोल रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन से उसका सर्टिफिकेशन किया जाए। और एंड में हमने ये देखा कि अगर आप किसी कोरस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू अपनी पेमेंट क्लियर करवा रहे हो फॉरेन के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर बैंक जिसकी आप सर्विसेज ले रहे हो, क्या वो रेगुलेशंस को फॉलो करता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के या टेररिज्म के KYC नॉर्म्स को फॉलो करता है या नहीं करता। तो बैंक शुड बी वेरी विजिलेंट, बैंक शुड बी वेरी you know very careful regarding opening these kind of accounts. So thank you so much for listening. If you have any doubt, please contact me. Thank you so much.